नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डर की जो अब खुलकर कैमरे के सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो साल 2011 से सत्ता की कुर्सी पर बैठी हैं, आज उसी कुर्सी को फिसलता हुआ महसूस कर रही हैं। और जब किसी नेता को हार की आहट सुनाई देने लगती है तो सबसे पहले वह संविधान की आड़ लेता है, फिर संस्थाओं पर सवाल उठाता है और अंत में सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाकर खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करता है। आज ममता बनर्जी ठीक उसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बार निशाने पर हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारत निर्वाचन आयोग। आरोप वही पुराने हैं, राजनीतिक पक्षपात, नियमों का उल्लंघन, लोकतंत्र पर हमला और एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की साजिश। लेकिन सवाल यह है कि ये आरोप अचानक चुनाव से ठीक पहले ही क्यों याद आते हैं? क्या लोकतंत्र को खतरा सिर्फ तभी महसूस होता है जब सत्ता हाथ से निकलती दिखे? असल मुद्दा है पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया। मतदाता सूची की सफाई, फर्जी वोटरों की पहचान और वैध वोटरों की पुष्टि। यह वही प्रक्रिया है जो भारत के हर राज्य में हर बड़े चुनाव से पहले की जाती है। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि यह प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बनाई गई है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। क्या सच में ऐसा है, या फिर सच्चाई यह है कि जब वोट बैंक की जमीन खिसकती दिखती है तो जांच भी साजिश लगने लगती है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार यह नैरेटिव गढ़ रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, कि एसआईआर के जरिए टीएमसी समर्थकों के नाम काटे जाएंगे, कि यह एनआरसी का बैकडोर है। और यह डर खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच फैलाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि बंगाल की राजनीति भावनाओं से चलती है, तथ्यों से नहीं। डर पैदा करो, असुरक्षा दिखाओ और खुद को रक्षक साबित करो, यही उनकी राजनीति की पुरानी रणनीति रही है। अब जरा उस सबसे गंभीर आरोप पर आते हैं जिसे ममता बनर्जी बार बार दोहरा रही हैं। 140 मौतों का दावा। कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया से लोग तनाव में आ गए, डर गए और आत्महत्या तक कर ली। सवाल सीधा है, इन मौतों के सबूत कहां हैं? उनके नाम कहां हैं? एफआईआर कहां है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? या फिर यह सिर्फ एक संख्या है जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल जाए और वे सवाल पूछना बंद कर दें? लोकतंत्र में मौतों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर करना क्या नैतिक है? चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह मानवीय है, पारदर्शी है और कानून के दायरे में है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ममता बनर्जी को 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स अवैध नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वे राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, क्योंकि वे निष्पक्ष निगरानी करेंगे और निष्पक्षता से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। अब जरा टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली कूच करने वाले हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन की तैयारी है और ठीक उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है। क्या यह संयोग है या फिर यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है? दबाव बनाओ सड़क पर भी और अदालत में भी, ताकि यह संदेश जाए कि पूरा सिस्टम कटघरे में है, ताकि अगर कल चुनाव का नतीजा मनमाफिक ना आए तो दोष सिस्टम पर डाला जा सके। यह वही फॉर्मूला है जो हम देश की राजनीति में बार बार देखते आए हैं। चुनाव से पहले संस्थाओं पर हमला, चुनाव के दौरान संदेह और चुनाव के बाद हार का बहाना, भाजपा पर आरोप, चुनाव आयोग पर आरोप, ईवीएम पर आरोप और फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना। पश्चिम बंगाल में आज वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार किरदार ममता बनर्जी है। संदेश खाली हो, पोस्ट पोल वायलेंस हो या कानून व्यवस्था की नाकामी, सुप्रीम कोर्ट पहले भी तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकार लगा चुका है। कोर्ट साफ कह चुका है कि राज्य सरकार को सहयोग करना होगा, वरना सख्ती होगी। लेकिन हर बार ममता बनर्जी ने सहयोग की बजाय टकराव चुना, क्योंकि टकराव में राजनीति दिखती है, समाधान नहीं। सवाल यह भी है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को भरोसा है कि उनके वोटर वैध हैं, तो फिर सूची की सफाई से डर क्यों? अगर सब कुछ साफ है तो जांच से घबराहट क्यों? लोकतंत्र में पारदर्शिता से वही डरता है जिसके पास छिपाने के लिए कुछ होता है। आज ममता बनर्जी खुद को वही पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही हैं जिस भूमिका पर वे दूसरों को कोसती रही हैं। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे लोकतंत्र का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन जब वही सवाल ममता बनर्जी उठाती हैं तो उसे संघर्ष का नाम दिया जाता है। यही दोहरा मापदंड आज बंगाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लायक मानेगा
या फिर इसे भी पहले की तरह घिसे पिटे आरोपों की फाइल में डाल दिया जाएगा। यह फैसला सिर्फ एक याचिका का नहीं होगा, यह फैसला उस राजनीति का भी होगा जो हार से पहले ही हार का बहाना तैयार कर रही है। लोकतंत्र में आखिरी फैसला न धरना देता है न याचिका, आखिरी फैसला देती है जनता। और जब जनता फैसला करती है तो फिर कोई नैरेटिव, कोई डर और कोई आरोप काम नहीं आता। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, कानून अपना रास्ता लेगा और सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आएगी। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, सरकार बनाना या गिराना नहीं। उसका दायित्व है कि हर वैध नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और हर अवैध नाम हटाया जाए। अगर इस प्रक्रिया से किसी पार्टी को नुकसान होता है तो सवाल पार्टी से पूछा जाना चाहिए, प्रक्रिया से नहीं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है ताकि असली सवालों से बचा जा सके। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि ममता बनर्जी अब सिर्फ चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से नहीं लड़ रही, वह असल में उस सच्चाई से लड़ रही हैं जो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की गलियों में, गांवों में और बूथ लेवल तक पहुंच रही है। सालों से जिस वोट बैंक को सुरक्षित माना जा रहा था, जिस पर कभी सवाल नहीं उठाए गए, आज वही वोट बैंक जांच के दायरे में है। और यही जांच ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि अगर मतदाता सूची सच में शुद्ध हो गई तो तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा आधार अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ममता बनर्जी जानती हैं कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, उनकी राजनीतिक विरासत का भी चुनाव है। 2011 में वाम मोर्चे को हटाकर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने खुद को जनता की नेता बताया, सड़क की नेता बताया, लेकिन समय के साथ सत्ता ने जमीन से दूरी बना ली। आज हालात यह हैं कि जब चुनाव आयोग निष्पक्ष प्रक्रिया की बात करता है तो उसे दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कानून के मुताबिक काम करते हैं तो उनके इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि दबाव की राजनीति है। दिल्ली में धरना, कैमरों के सामने आरोप और समर्थकों के बीच यह संदेश कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यह सब ममता बनर्जी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें हार की स्थिति में नैरेटिव पहले से तैयार रखा जाता है। अगर जीत मिली तो लोकतंत्र मजबूत, अगर हार मिली तो चुनाव आयोग दोषी। यह फॉर्मूला अब नया नहीं रहा, देश की जनता इसे बार बार देख चुकी है, समझ चुकी है। भाजपा लगातार यह कह रही है कि एसआईआर से डरने की जरूरत सिर्फ उसी को है जिसके पास फर्जी वोटर हैं। और यही बात तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जवाब देने के लिए उनके पास तथ्य नहीं है, सिर्फ आरोप है। बार बार एनआरसी का डर दिखाना, बार बार अल्पसंख्यकों को यह कहना कि उनका नाम काट दिया जाएगा। यह राजनीति अब सीमाओं को पार कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या एक संवैधानिक प्रक्रिया को जानबूझकर सांप्रदायिक चश्मे से दिखाना सही है? आज पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा बन चुका है। क्या संस्थाएं दबाव में झुकेंगी या कानून के साथ खड़ी रहेंगी? क्या चुनाव आयोग डर जाएगा या अपने दायित्व पर कायम रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता भावनाओं में बहेगी या सच्चाई को पहचानेगी? ममता बनर्जी की याचिका, उनका दिल्ली कूच और चुनाव आयोग पर हमला, यह सब मिलकर एक बात साफ कर देता है कि मुकाबला अब राजनीतिक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा हो चुका है। यह लड़ाई मतपत्र से पहले माइंडसेट की है, लेकिन लोकतंत्र में अंततः जीत उसी की होती है जो नियमों पर भरोसा करता है, न कि उन्हें बदनाम करता है। आने वाला वक्त तय करेगा कि ममता बनर्जी का यह दांव उन्हें बचा पाएगा या फिर यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगी। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पुराने रास्ते पर नहीं लौटने वाली। मतदाता जागरूक हो चुका है, संस्थाएं सतर्क हैं और देश देख रहा है। और जब पूरा देश देख रहा हो तब सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।